भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। कहानी उस काल की है जब आर्यावर्त की भूमि पर साम्राज्यों के बीज अंकुरित हो रहे थे। वो समय जब धरती कई महाजनपदों में बटी थी। हर जनपद अपने वैभव, अपनी नीति और अपने अहंकार में डूबा हुआ। कहीं विद्या की प्रतिष्ठा थी, कहीं व्यापार का उत्कर्ष, और कहीं केवल तलवार का न्याय चलता था। हर शासक चाहता था कि उसका ध्वज दूसरों से ऊंचा लहराए, और इसी स्वप्न से उपजा था सत्ता का संघर्ष। इन्हीं जनपदों में एक था अवंतिका, जहां नर्मदा की लहरें ज्ञान और शक्ति की गाथा कहती थी। ये भूमि केवल समृद्ध नहीं थी, बल्कि दूरदृष्टि और साहस की प्रतीक थी। यहाँ के नगर, यहाँ के मंदिर और यहाँ की संस्कृति में बसी थी वो चेतना जो समूचे आर्यावर्त को दिशा देने वाली थी। पर इस वैभव के बीच छिपी थी एक निस्तब्धता, एक बेचैनी जो सत्ता के संतुलन से जुड़ी थी। राजनीति के गलियारों में उठने लगी थी विश्वास और विश्वासघात की हलचल। यही वो समय था जब अवंतिका के सिंहासन पर एक ऐसा राजा विराजमान हुआ जो केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी नीति, अपने विवेक और अपने संकल्प से शासन करता था। उसकी दृष्टि में राज्य केवल भूमि नहीं बल्कि उत्तरदायित्व था। उसकी नीति में शक्ति थी पर क्रूरता नहीं, और उसकी न्याय की परिभाषा धर्म और करुणा से बंधी हुई थी। धीरे धीरे यही सोच, यही नीति उज्जैनी की गलियों से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। अवंतिका अब केवल एक नगरी नहीं रही, वो बन गई एक विचारधारा, एक प्रतीक कि कैसे दृढ़ता, बुद्धि और संकल्प से राज्य को स्थायित्व दिया जा सकता है। महाकाल की नगरी से उठी वो प्रतिज्ञा आने वाले वर्षों में इतिहास की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि ये कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि उस भूमि की है जहां विश्वास, नीति और शक्ति मिलकर रचते हैं अवंतिका का युग। नर्मदा की शांत लहरों से लेकर विंध्य की कठोर चोटियों तक फैला हुआ ये जनपद आर्य भूमि के हृदय में धड़कता था। इसका उत्तर भाग उज्जैनी, ज्ञान, ज्योतिष और वैदिक परंपराओं का केंद्र था। वहीं दक्षिण में थी माहिष्मति, लौह कवच और रथों की नगरी, जहां हर सांस में युद्ध की गंध बसी थी। इन दोनों नगरों के संगम से बनता था अवंतिका का आत्मा और शरीर, शक्ति और बुद्धि का अद्भुत संतुलन। परंतु संतुलन स्थायी कहाँ रहता है? राजा प्रभाकर देव के निधन के बाद यह समृद्ध जनपद टूटने लगा। स्थानीय सरदार जो कल तक दरबार में झुके खड़े रहते थे, अब स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करने लगे। उज्जैनी के वैदिक विद्यालयों में मौन छा गया। माहिष्मति की गलियों में विद्रोह के शंख बज उठे। राज्य के खजाने खाली होने लगे। सीमाओं पर डाकू और पड़ोसी जनपदों की सेनाएं मंडराने लगीं। ऐसे कठिन समय में मात्र 18 वर्ष का युवा राजकुमार प्रद्योत सिंहासन पर बैठा। कईयों ने कहा, इतना युवा राजा क्या इस भूखंड को संभाल पाएगा? परंतु जो उसे जानता था वो उसके नेत्रों में कुछ और देखता था। वो थी आग। राजसत्ता की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की आग। अवंती राज्य और उसमें बसने वाले जन समुदाय के बारे में पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में जो वर्णन मिलते हैं उसके अनुसार यह निश्चित ही एक महान राज्य रहा होगा। अवंती को हेहयों के शौर्य, प्रद्योतों के सामर्थ्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के सुशासन ने सिंचित कर एक वैभवशाली जनपद बनाया। लेकिन अवंती की ख्याति का चरमोत्कर्ष सम्राट विक्रमादित्य के काल को माना जाता है। तो
ऐसा मानना अतिशयोक्ति न होगा। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया और विक्रम संवत की स्थापना भी की। हालांकि गौतम बुद्ध के समय तक अवंती विशाल राज्य बन चुका था। उस समय वहां प्रद्योत वंश का शासन रहा। बिंदुसार और अशोक के समय उज्जैनी में मगध के प्रांतीय शासक राजकाज देखते थे। सम्राट अशोक स्वयं किशोरावस्था में उज्जैनी में रहा करते थे। अवंती की वास्तविक पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान शहर उज्जैन के रूप में की जा सकती है। राज्याभिषेक के दिन प्रद्योत के मुख से निकले शब्द मानो देवताओं तक पहुंचे। मेरे पिता ने अवंतिका को जन्म दिया, अब मैं उसे अमर करूंगा। जो टूटा है उसे जोड़ूंगा, जो बिखरा है उसे फिर से ध्वज के नीचे लाऊंगा। वो कोमल राजकुमार नहीं था जो राजमहल की दीवारों के भीतर पला हो। उसने युद्ध शास्त्र में शिक्षा ली थी, सेनापति भद्रक के साथ रणभूमि में कदम रखा था और जानता था राज्य को केवल प्रार्थना से नहीं, रणनीति और कठोरता से बचाया जाता है। उज्जैनी के पश्चिमी सीमांत पर वीरसेन नाम का एक सरदार अपने किले में डेरा जमाए बैठा था। कभी वो राजा प्रभाकर देव का सेनापति हुआ करता था, पर अब वो खुद को अवंतिका का उत्तराधिकारी कहने लगा था। उसने खजाने के 2 कोठार लूट लिए थे और खुद को राजा घोषित कर लिया था। उसके पास 2000 सैनिक थे, भंडारों में लूटा हुआ सोना और उस घमंड की दीवार जो हर गद्दार के भीतर उगती है। प्रद्योत को जब ये समाचार मिला तो दरबार में मौन छा गया। कौशिक महामंत्री ने कहा, महाराज, इस समय सीधा युद्ध खतरनाक होगा। हमारी सेनाएं अभी संगठित नहीं। पर प्रद्योत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कौशिक, युद्ध केवल तलवारों से या रणभूमि में नहीं जीता जाता, पहले मन में जीता जाता है। 3 रातों तक उसने मानचित्रों पर आंखें गड़ाए रखी। वो जानता था कि वीरसेन बलवान है, पर उसकी सेना विश्वासहीन, सोने के लालच में खरीदी गई भीड़, और जहां धन से निष्ठा खरीदी जाती है वहां बुद्धि से उसे तोड़ा भी जा सकता है। हर युग में एक ऐसा क्षण आता है जब राजा और सेनापति के बीच की रेखा मिट जाती है और केवल एक योद्धा शेष रह जाता है। प्रद्योत अब केवल उज्जैनी का उत्तराधिकारी नहीं था, वो उस धरती का पुत्र था जो अपने पिता के अधूरे स्वप्न को पूरा करने चला था। 3 रातों तक वो जागता रहा, मानचित्रों पर उंगलियां फिरती रहीं और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल जलता रहा, राज्य की रक्षा कैसे हो बिना अनावश्यक रक्तपात के। यही प्रद्योत की विशेषता थी। वो तलवार से पहले बुद्धि को चलाता था। वो जानता था जहां सेनाएं सोने से खरीदी जाती है, वहां निष्ठा का मूल्य केवल एक चिंगारी से बदला जा सकता है। और उसी क्षण जन्म ले रही थी एक नई रणनीति, जिसमें न शब्दों का शोर था, न युद्ध के नगाड़े, बल्कि एक सूक्ष्म योजना जो इतिहास में चंड प्रद्योत की पहली विजय कहलाएगी। कहते हैं, युद्ध का पहला अध्याय रणभूमि में नहीं, राजा के मन में लिखा जाता है। और उस रात उज्जैनी के महल की दीवारों के बीच प्रद्योत ने अपने भीतर के योद्धा को जागते देखा। प्रद्योत ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने विश्वसनीय गुप्तचर मित्रगुप्त को वीरसेन के किले में भेजा, एक व्यापारी के रूप में जो लोहा और घोड़े बेचने आया था। मित्रगुप्त ने भीतर से खबर भेजी, वीरसेन के 2 सेनापति आपस में ईर्ष्या रखते हैं, रुद्रसेन और हरिचंद। एक को ऊंचा पद दिला दो, दूसरा अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ये वही क्षण था जब प्रद्योत की चाल शुरू हुई। उसने हरिचंद को गुप्त संदेश भिजवाया, अगर तुम वीरसेन को छोड़ मेरे साथ आ जाओगे तो तुम्हें उज्जैनी की उत्तरी सीमा का नायक बनाऊंगा। हरिचंद ने पहले तो संदेह किया, पर जब उसे कुछ अशर्फियां मिली और ये एहसास हुआ कि राजा प्रद्योत की नजरें उसके साहस पर है, तो उसका मन बदल गया। अगले ही सप्ताह युद्ध का दिन तय हुआ। वीरसेन ने अपनी सेना को पश्चिम के मैदान में तैनात किया। ध्वज ऊंचा, नगाड़े बज रहे थे और उसके चेहरे पर घमंड था। वो सोच रहा था कि प्रद्योत जैसा नवयुवक उसके सामने टिक नहीं पाएगा।
लेकिन प्रद्योत ने रणभूमि में प्रवेश करते ही एक अनोखा निर्णय लिया। उसने अपनी मुख्य सेना पीछे रखी। सामने केवल 500 चुने हुए धनुर्धर और बीच में खुद प्रद्योत। कौशिक ने कहा, महाराज, ये आत्मघाती रणनीति है। प्रद्योत ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी शत्रु को अपने घमंड से ही हराना होता है, और हुआ भी वैसा ही। वीरसेन ने जैसे ही देखा कि सामने छोटी सी सेना है, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रथ, घोड़े और पैदल सैनिक सब टूट पड़े, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके ही दाएं पंख से तीरों की वर्षा शुरू हो गई। हरिचंद अपनी टुकड़ी लेकर प्रद्योत के पक्ष में उतर चुका था। रुद्रसेन और वीरसेन दोनों हक्के बक्के रह गए। प्रद्योत ने उस अफरा तफरी में अपनी घुड़सवार सेना को पीछे से भेजा। चारों ओर धूल उड़ने लगी, नगाड़े बहराने लगे और सूरज की लाल रोशनी में चमकते कवच मानो अग्नि की लपटों जैसे दिखने लगे। कुछ ही घंटों में वीरसेन की सेना छिन्न भिन्न हो गई। जब रणभूमि शांत हुई तो प्रद्योत स्वयं घोड़े से उतरा। उसके सामने वीर अक्सेन घायल पड़ा था, पर अब भी क्रोध से भरा। उसने कहा, तू मेरा शत्रु नहीं, मेरा ही साया है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, ताकि सब जान लें, जो अवंतिका के खिलाफ उठेगा वो जीकर भी मर जाएगा। उसने वीर अक्सेन की तलवार जमीन में गाड़ दी और घोषणा की, अब ये भूमि इस तलवार की नहीं, न्याय की होगी। उस दिन से प्रजा ने पहली बार जाना कि ये युवा राजा केवल बुद्धिमान नहीं, चंड भी है, तीव्र, निर्दयी और अडिग। और वहीं से उसे मिला उपनाम चंड प्रद्योत। लौटते समय जब प्रद्योत की सेना उज्जैनी की ओर चली तो लोग रास्तों पर फूल बरसाने लगे। कोई कह रहा था, हमारा राजा लौट आया है। कोई पुकार उठा, चंड प्रद्योत की। उस दिन अवंतिका ने पहली बार अपने नए राजा का असली रूप देखा, जो क्रूर था पर न्यायप्रिय, जो बुद्धिमान था पर निर्दयी जब आवश्यकता पड़े। और उसी दिन से इतिहास ने लिखा, उज्जैनी का पुनर्जन्म प्रारंभ हुआ। महाजन पदों के इस उथल पुथल भरे युग में ये नाम धीरे धीरे एक किंवदंती बनने लगा, और इसी के साथ चंड प्रद्योत की गाथा आरंभ हुई। प्रद्योत के समय में अवंती एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, जिसने मगध और वत्स जैसे अन्य जनपदों से प्रभुत्व में प्रतिस्पर्धा की। प्रद्योत के ही क्रोध के कारण, योद्धिक उत्कंठा के कारण उनका नामकरण इतिहास में चंड प्रद्योत के रूप में भी किया जाता रहा है, और अक्सर लोग केवल प्रद्योत नहीं बल्कि चंड प्रद्योत के रूप में ही जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्रद्योत ने अवंतिका का प्रारंभिक इतिहास लिखा, लेकिन अवंतिका का विस्तार प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। उन्होंने उज्जैन को व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और न्याय का प्रमुख केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में अवंतिका ने अपार समृद्धि प्राप्त की और अनेक मंदिर, वेधशालाएं तथा शिक्षालय स्थापित किए। विक्रमादित्य ने यहाँ न्याय और ज्ञान का युग भी आरंभ किया, जिसमें प्रसिद्ध विद्वान जैसे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे नवरत्न उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दरबार कहना उचित न होगा, बल्कि उन्होंने अवंतिका को सारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध करने का प्रयास किया। जैसे वररुचि है या अमर सिंह हैं, जो पहले कोश के रचनाकार भी हैं। उनके प्रयासों से ही अवंतिका न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से भी सुविख्यात हुई, और यही कारण है कि उज्जैन को भारत की प्राचीन गौरवशाली नगरी कहा जाता रहा। ये वही समय था जब अवंतिका के विस्तार की नींव पड़ी, जहां विचार और शक्ति एक साथ आकार ले रहे थे। राजनीति की हर चाल में दूरदृष्टि छिपी थी और हर निर्णय में भविष्य की गूंज सुनाई देती थी। राजा प्रद्योत जानता था, एक जनपद का जन्म ही सत्ता की अंतिम सीमा नहीं, सामर्थ्य का असली अर्थ है सीमाओं से परे सोचने की हिम्मत। और यही कारण था कि अवंतिका केवल एक नगर नहीं रही, बल्कि एक स्वप्न बन गई, शक्ति, नीति और संस्कृति का संगम। पर हर स्वप्न की अपनी कीमत होती है। अगले कुछ वर्षों में इस भूमि ने देखा संघर्ष, युद्ध और विस्तार का अद्भुत दौर। हर दिशा में फैला प्रद्योत का साम्राज्य
हर जीत के साथ एक नई कहानी लिखता गया। किंतु प्रश्न ये है, ये विस्तार कैसे हुआ? कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने अवंतिका को अन्य जनपदों से अलग पहचान दी? और कौन से युद्ध थे जिन्होंने इस नगरी को इतिहास के शिखर पर पहुंचा दिया? इन सब का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, क्योंकि यही तो आरंभ था अवंतिका के उदय का।